हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 29 जनवरी 2023 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है हमारा जोड़ों के दर्द, गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में। सेकेंड ऑप्शन है हमारा शल्यक उपकरणों के विसंक्रमण में। और तीसरा ऑप्शन है हमारा महासागर की गहराई के अनुमान में। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मानव कर्ण के कार्य की जांच करने में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो 20 हर्ट्ज की होती है वो आश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, और जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ होती हैं वो मानव मानव के सुनने लायक होती हैं। और जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की होती हैं, उन्हें पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, जो मानव के कारण सुन नहीं सकते। तो ये हमारे सुनने लायक नहीं होती हैं। इनका जो उपयोग है जोड़ों के दर्द, गठिया भौतिक चिकित्सक में किया जाता है, शल्यक उपकरण किया जाता है, महासागर की गहराई के अनुमान में भी किया जाता है, लेकिन जो है मानव कर्ण के कार्य की जांच में नहीं किया जाता। तो इसमें पूछा है किसमें उपयोग नहीं किया जाता, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन रीजन से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलाना आसान है। सेकेंड ऑप्शन कारण दिया हुआ है हमारा आर, यानी कारण जो दिया है घर्षण वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। ये तो हमारा सही है जर्सन, लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो घर्षण के कारण ही हम एक ही तल पर किसी भारी वस्तु की तुलना में हल्की वस्तु को आसानी से धकेल सकते हैं। और वस्तु जितनी भारी होती है उतना ही अधिक घर्षण होता है, जिससे भारी वस्तु को धक्का देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है। अजर्सन जो है हमारा सही है, और जो इसका जो कारण दिया है आर यानी वो गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा दिया है ए सही, किंतु आर गलत। हमारा राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वायुमंडल दाब निम्नतम होने की संभावना है। चेन्नई में, लेह में, कोटा में या शिमला में। तो हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में यहाँ पे देखते हैं तो लेह लद्दाख यहाँ सबसे ऊपरी भाग में बसा है। तो वायुमंडलीय जो भाग दाब होता है, जब जब जितना ज़्यादा हम ऊपर चले जाएंगे उतना ज़्यादा ही वायुमंडलीय जो दाब है कम होता चला जाएगा। तो इसलिए हमारा इसमें पूछा है दाब निम्नतम होगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है लेह जो है इसी में सबसे ज़्यादा कम होगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड यानी दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा सभी पौधे अलैंगिक प्रजनन जबकि पशु लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा सजीव प्रजक जीव अनिषेचित अंड उत्पन्न करते हैं, और सभी सजीव प्रजक जीवों में बाह्य निषेचन उत्पन्न होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, यानी सजीव प्रजक जीव अनिषेचित अंड उत्पन्न करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत हीटर की कुंडली यानी तापन तत्व में के निर्माण में सर्वाधिक उपयुक्त है। पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक दिया हुआ है और रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता दिया हुआ है। तो WXYZ चार पदार्थ दिए गए हैं। तो एक में दिया है W में निम्न निम्न, और X में दिया है गलनांक निम्न और प्रतिरोधकता उच्च, Y में दिया है जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट है उच्च दिया हुआ है और प्रतिरोधकता निम्न दिया हुआ है, और जो जेट में है उच्च दिया हुआ है, प्रतिरोधकता उच्च दिया हुआ है। गलनांक भी उच्च है और प्रतिरोधकता भी उच्च है। जब भी विद्युत हीटर में हम देखते हैं तो उसमें हम करंट डालते हैं तो उसका गलनांक जो है हाई होता है, ताकि उसकी तार वायर जो है गले ना, और प्रतिरोधकता भी उसकी उच्च होगी, यानी गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी दोनों ही उसकी हाई होगी। इसलिए राइट आंसर हमारा जेड यानी उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। तो जेड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जेड हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। अजरसन रीजन से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी एवं पतली होती हैं, कारण इसका है इससे विस्तारण एवं संकुचन में सहायता होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य, और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है,
तो पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी और पतली होती है। अजरसन तो हमारा सही दिया हुआ है। इससे विस्तारण एक संकुचन में सहायता करता है, ये कारण भी। अब अभिकथन का जो कारण दिया ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो जिसका जो है राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समतल दर्पण के समक्ष एक बिंब एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बिंब को दर्पण की ओर 12 सेंटीमीटर अग्रसारित किया जाता है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो जब हम देखते हैं 10 है तो इसको 2 से भाग दिए तो इक्वल टू 5 आ गया, और जब 12 हो गया तो इसको भी देंगे 2 से, तो इसका इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा 3 सेंटीमीटर दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा 3 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड डाले गए हैं। इलेक्ट्रोड बैटरी से संयोजित है और विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो कुछ मिनट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण होगा। धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर बुलबुले बनेंगे, कैथोड ऋणात्मक एनोड के कॉपर में निक्षेपित होंगे, और सी ऑप्शन है हमारा कैथोड पर बुलबुले बनेंगे, और डी ऑप्शन है एनोड पर कॉपर निक्षेपित होंगे। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हमारे सही हैं। यानी ए धनात्मक एनोड पर बुलबुले बनेंगे और कैथोड जो होते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कॉपर का निरपेक्ष बनेगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ए पहले ऑप्शन में दिया है, ए और बी दोनों, तो पहला आंसर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तड़ित झंझाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा तड़ित झंझा प्रायः गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ये तो सही है। तड़ित झंझाओं में तेज गति पवनों एवं बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है, ये भी सही है। तड़ित झंझा चक्रवात में परिवर्तित हो सकते हैं, ये भी सही है। तड़ित झंझाओं में पवने की गति चक्रवात की अपेक्षा अधिक होती है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यही सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। जो तड़ित झंझा में होता है हवा या बारिश की कोई विशेष गति नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकल्पों का सही समुच्चय चुनिए। तो क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्त हैं, वह बिंदु जहां भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, सी ऑप्शन है हमारा भूकंप तरंगों के उद्गम का ऊर्ध्वाधर बिंदु है। तो तीनों में एक बताना है, तो ABC क्रमशः हमारे कौन से हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूकंप फोकस उत्केंद्र या भूकंप जोन, या भूकंप जोन या भूकंप फोकस उत्केंद्र, या भूकंपी जोन उत्केंद्र, या भूकंपी फोकस। फोर्थ ऑप्शन है उत्केंद्र भूकंपी फोकस या भूकंपी जोन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी भूकंपी जोन और भूकंपी फोकस और उत्केंद्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आधे घंटे में एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और अगले आधे घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 52.5 किलोमीटर आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी और सी को ए उनके लमड़ी विलयन में विस्थापित करता है, किंतु जब उसे डी के लमड़ी विलयन में जाना जाता है तब उस कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो सी को बी उसके लमड़ी विलयन में से विस्थापित करता है, तो द्वितीय सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या होगी। तो हम देख लेते हैं द्वितीय क्रियाशील धातु क्या होती है। बी ए जो है बी और सी को विस्थापित कर देता है, और लेकिन डी के लमड़ी विलयन में विलयन विस्थापित करता है, किंतु डी के लमड़ी विलयन में जाना जाता है जब कोई अभिक्रिया नहीं होती। ए जो है डी को विस्थापित यानी नहीं करता है, और सी को बी उसके लमड़ी विस्थापित कर देता है, यानी सी को बी जो है विस्थापित कर देता है। तो सबसे द्वितीय सर्वाधिक जो क्रियाशील धातु बतानी है, तो सबसे पहली क्रियाशील धातु जो हो जाएगी वो हमारी डी हो जाएगी, और द्वितीय क्रियाशील जो धातु हो जाएगी वो हमारी ए हो जाएगी। ए हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन प्रतिरक्षण की एक विधि है, यानी किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है।
तो टीका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताने हैं। इसमें दिया है टीके वैक्सीन एवं जीवित एवं क्षीण जीवित हैं। बी है टीका एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है। सी है टीके केवल मानव के लिए उपलब्ध हैं। टीके के प्रतिजैविक होते हैं जो जीवाणु को मार देते हैं। टीके केवल विषाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी हमारे सही हैं, क्योंकि टीका केवल मनुष्यों के लिए नहीं होता। सी में दिया है केवल मानवों के लिए, तो हमारा गलत हो जाएगा। टीका प्रतिजैविक को मार देते हैं, नहीं। और ई जो है केवल विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, नहीं, ये विषाणु जीवाणु दोनों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा ए और बी हमारा राइट आंसर है। तो ए और बी हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन पैरासूट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से नायलॉन के कौन सा गुणधर्म उसे उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाते हैं? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया ये हल्का है, और बी ऑप्शन दिया हुआ है ये मजबूत है। सी ऑप्शन दिया हुआ ये लचीला है, ये अग्निरोधी है, ये चमकदार है, ये सिलवट मुक्त है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हल्का भी होता है, ये मजबूत भी होता है और ये लचीला भी होता है। ये अग्निरोधी नहीं होता, ये चमकदार भी नहीं होता और इस पर सिलवट मुक्त नहीं होता। तो डी ई एफ कट जाएंगे, ए बी सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ए और बी और सी हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन कारण से प्रश्न है। अभिकथन ए में पूछा है, अग्निशामकों में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कारण दिया हुआ है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड CO हल्की है और ऑक्सीजन को आपूर्ति के लिए इसके लिए व्यवधान डालती है। तो अभिकथन तो सही है। जो अग्निशामक होता है यानी आग बुझाने के लिए जो यंत्र होता है, उसमें हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अभिकथन हमारा सही है। और कारण दिया हुआ है, अभिकथन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है हल्की होती है, नहीं, बल्कि ऑक्सीजन से जो CO2 होती है वो भारी होती है, तभी उसकी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को व्यवधान डालती है। तो कारण जो है वो हमारा गलत दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, हमारा ए और आर दोनों गलत है, नहीं ए सही परंतु आर गलत। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सही परंतु आर गलत, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देख लेते हैं। पहला ए ऑप्शन है, ये साग बच्चियों के में सिल्लोज के विघटन में मदद करते हैं। ये मानवों में पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये प्रतिजैविक उत्पादन में भी प्रयुक्त करते हैं। ये केक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, नहीं, केक बनाने में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ई ऑप्शन में दिया है ये एल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ईस्ट होते हैं वो एल्कोहल बनाते हैं। और ये बायोगैस संयंत्र जैविक पदार्थ के लिए विघटन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए बी सी एफ। एफ डी और ई कट जाएंगे, तो ए बी सी एफ हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ए बी सी एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है, तो किस लिए होता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, यह सूक्ष्म जीविकों को समाप्त करने के लिए अम्लीय अवस्था उत्पन्न करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि में संवर्धन होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह वायु का अवरोधक उत्पन्न करता है जिससे सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर वो सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि में संवर्धन हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो निरावेशित पिंड एक्स और वाई को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है, तो एक्स और वाई उपार्जित करेंगे समान एवं सजातीय अवेश, समान एवं विजातीय अवेश, असमान एवं सजातीय अवेश या असमान विजातीय अवेश। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, समान एवं विजातीय अवेश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक साइड रक्त कोशिकाएं दी हुई हैं और उसका लक्षण दिया हुआ है। तो ए में दिया है डिस्क आकार, बी में दिया आकार बदलती है, सी हमारा रक्त के स्पंदन में मदद करती है। तो रक्त कोशिकाओं की पहचान करनी है हमें। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से आया हुआ है प्रश्न। तो हम देख लेते हैं, जो डिस्क आकार के होते हैं वो आरबीसी होते हैं, और जो आकार बदलती हैं वो डब्ल्यूबीसी होती हैं, और जो रक्त स्पंदन में मदद करते हैं यानी रक्त का थक्का जमाने में जो मदद करते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो ए हमारा आरबीसी हो जाएगा, बी हमारा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और सी हमारा प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ए हमारा लाल रक्त, बी हमारा प्लेटलेट्स, तो पहला गलत हो जाएगा। ए हमारा लाल रक्त, बी हमारा श्वेत रक्त, तो सी हमारा प्लेटलेट्स। तो हमारा सेकेंड में हमारा आंसर मिल गया है। जो डिस्क आकार की होती है वो आरबीसी यानी रेड लाल कोशिकाएं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती है। तो हमारा जो आंसर है वो सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बड़े पात्र में जल का तापमान 50 सेल्सियस अनीता है, तो अनीता ने इस जल को 250 ml के बीकर ए और 750 ml के बीकर बी में ऊपर तक भरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा ए और बी में जल का तापमान एक समान है। बी ऑप्शन है हमारा ए और बी में ऊष्मा की मात्रा एक समान है। सी है ए के जल का तापमान बी के जल के तापमान से निम्न है। डी है ए में जल की ऊष्मा की मात्रा बी की अपेक्षाकृत निम्न है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए और डी हो जाएगा। यानी डी जो है ए की जल की ऊष्मा की मात्रा और बी की अपेक्षाकृत निम्न होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में जल है, और ए बी के जल का तापमान जो है वो समान रहेगा। तो ए और डी हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो हमारा सेकेंड हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों में निर्देशित प्रयोगों का निष्पादन करें, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं, और विज्ञान के अतिरिक्त कक्षाएं लें, या अग्रवर्ती प्रक्रिया सॉफ्टवेयर सामग्री द्वारा सीखें। इसका सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा अपने तर्क वितर्क से काम कर रहा है, तो अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में अवलोकन एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अवलोकन में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विज्ञान में अवलोकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, यह नेत्र द्वारा केवल देखने का कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है हमारा, यह प्रथम प्रत्यक्ष सूचना को एकत्र करने में मदद करते हैं। सी है, ये निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ है। और डी है हमारा, इसमें केवल यह क्या है का वर्णन शामिल है। इसके लिए परिष्कृत उपकरणों का आवश्यक हो सकता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला सही हो जाएगा। पहला हमारा यानी ए बी और बी डी ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी डी ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो पहला सही हो जाएगा, यानी बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता है। सेकेंड ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान संस्कृति द्वारा प्रभावित नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष है। फोर्थ ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध अधिगम शैलियों के विद्यार्थियों के किसी विज्ञान कक्षा कक्ष में शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षा कक्ष में योग्यता आधारित समूह बनाए, और सेकंड ऑप्शन है हमारा, विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग किया जाए, और तीसरा है, समाहकर्ता एवं वस्तुनिष्ठ के लिए मानकीकृत मूल्यांकन किया जाए, और व्यापक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। इसमें हम निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड से भी पहन सकते हैं। योग्यता आधारित कभी भी अलग अलग समूह नहीं बनाना चाहिए बच्चों का, तो हमारा कट जाएगा। और वस्तुनिष्ठ मानकीकृत मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए, और केवल व्यापक प्रौद्योगिकी के लिए ही शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये भी कट जाएगा। तो विशिष्टकृत निर्देश देना चाहिए, यानी विशिष्ट यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के निर्देश भी हमें देने चाहिए। तो हमारा जो सबसे बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है शिवाय एक के, जो है तो किसके हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें। तो इसमें सिवाय पूछा, यानी किस ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शन हमारे सही, यानी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और एक हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो छात्रों को कार्य संबंधों खोज के लिए कहना, ये तो इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है। संदेह वाक को प्रोत्साहन दें, छात्रों को विश्वसनीय विज्ञान साहित्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो विवाद वस्त और सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर नहीं रहना चाहिए, इसमें दिया है दूर रहना चाहिए, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा विषय का अध्ययन करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को विद्युत धारा के प्रवाह के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां हो रही हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए देख लेते हैं। पहला है हमारा इन विचारों को भ्रांतिपूर्वक मानकर अस्वीकार करना चाहिए। सेकंड है गलत विचारों को इंगित करने चाहिए, इस सही विचारों तो बताना चाहिए। विकल्पी योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए। विषय के अध्ययन परिहार करना चाहिए क्योंकि ये दुविधा पैदा करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी विकल्पी योजनाओं द्वारा विचारों को संबोधित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या अधिप्रज्ञान को आविष्टित करता है। पहला ऑप्शन है प्रयोग के निर्धारित चरणों को दोहराना। सेकेंड ऑप्शन है संकल्पनाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं के अनुसरण करना। थर्ड ऑप्शन है किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार करना। फोर्थ ऑप्शन है किसी एक विशेष प्रसंग पर अग्रवर्ती विज्ञान साहित्य पढ़ना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लिंग प्रत्युत्तर शिक्षण संस्थानित करती है। पहला ऑप्शन है बालिकाओं को अधिक अवसर प्रदान करना, और सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में लिंग संवेदी साधनों का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन है बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक सुधार कक्षाओं की व्यवस्था करना और लिंग आधारित समूह बनाना। तो इसमें जो लिंग आधारित समूह नहीं बनाना चाहिए, और बालकों को कभी भी बालकों और बालिकाओं को पृथक अलग अलग कक्षाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि समावेशित कक्षा रहनी चाहिए, एक साथ विद्या अध्ययन करें। और सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में लिंग संवेदी साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो है वो सेकंड है, यानी लिंग संवेदी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई बालक विकलांग है तो उसके लिए ऐसी सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो आसानी से ऊपर चला जाए, यानी या तो ऐसी कक्षाएं बनानी चाहिए जो नीचे ही हों। तो उसी प्रकार साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कोई की हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई कान से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए साधन का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन और कारण से प्रश्न है। अभिकथन में पूछा है विज्ञान में संकल्पनाओं के ऐतिहासिक प्रकरण पाठ्य पुस्तकों में विद्यमान होते हैं, और इसका कारण हम देख लेते हैं। कारण में दिया हुआ है यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझाने की छात्राओं को समझ को प्रोत्साहित करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, या ए और आर सही लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं, ए सही लेकिन आर सत्य। तो यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझाने को छात्रों को समझ प्रोत्साहित करता है, और ऐतिहासिक प्रकरण पाठ्य पुस्तकों विद्यमान होते हैं। तो अभिकथन तो हमारा सही है, कारण हमारा गलत है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा पहला तीसरा जो है सही हो जाएगा। ए सही किंतु लेकिन आर असत्य है हमारा, यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक संरचनात्मक विज्ञान कक्षा में संकल्पनाओं की समझ होती है, अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित होती है, या अधिगमकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती है, या अधिगमकर्ताओं द्वारा पुनरुत्पादित की जाती है, अधिगमकर्ताओं द्वारा अनुसरण की जाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी इसमें खुद निर्मित कर रहा है, यानी अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित की जानी चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।